दोस्तों, पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी पर बनी है तो वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मोसाद है। मोसाद की चालाकी, मोसाद की होशियारी, मोसाद की ताकत के ऊपर सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि अलग अलग किताबें और अलग अलग कहानियाँ भी लिखी गई है। हमेशा से ही दुनिया भर का मीडिया कि जिसमें हमारे देश भारत का भी मीडिया शामिल है, वो मोसाद के तारीफ़ें करता हुआ नहीं थकता है। हमेशा यही बताया जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी है। दुनिया के हर कोने में इनके लोग मौजूद होते हैं, इनको सब पता होता है, बल्कि दुनिया के राजनीति में इनकी इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मगर दोस्तों, ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से मोसाद के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि खुद मोसाद अपनी हरकतों से ही, अपनी एक्टिविटी से ही पूरी दुनिया से चीख चीख कर ये कह रही है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी मेरे बारे में सुना था वो तो शायद 10% भी सही नहीं था। और दोस्तों, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 अक्टूबर का हमास का वो हमला अभी पुराना भी नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से न सिर्फ इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ था बल्कि उस नुकसान की कहीं ज़्यादा उसकी मिलिट्री की पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हो गई थी। न सिर्फ मिलिट्री बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मोसाद की इमेज, क्योंकि दुनिया यही कह रही थी कि जो मोसाद पूरी दुनिया की खबर रखती है उसको इजराइल के अंदर का ही पता नहीं था। चंद लड़ाके के जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो आखिर पैराग्लाइडर या इस तरह के दूसरे साधनों की मदद से इजराइल में घुसकर इतना बड़ा मिशन अंजाम देकर कैसे चले गए। फिलहाल अभी तो वो जंग भी ख़त्म नहीं हो सकी है और उससे पहले ही एक बार फिर से मोसाद और टर्की से जुड़ी एक ऐसी खबर दुनिया भर में फैली है कि जिसने न सिर्फ दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि इस बात को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या सच में मोसाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी तक इतिहास में पढ़ते आए थे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ रेत का एक ऐसा किला है कि जिसको मीडिया की मदद से तैयार किया गया था और अब वो बड़ी तेज़ी के साथ जमींदोज़ होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब टर्की और मोसाद का ये पूरा क्या मामला है और आखिर टर्की ने अभी 1-2 दिन पहले ही मोसाद से जुड़ा पूरी दुनिया के सामने ऐसा क्या खुलासा किया है कि जिसको न तो इजराइल पचा पा रहा है और बल्कि इससे उलट इसको पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर किस तरह से टर्की के खुफिया एजेंसी ने मोसाद को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कोई बड़ा कांड कर डाला है। तो ये सारा ही मैटर समझने के लिए हमको इतिहास में ज़रा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2014 और 15 के दौर से। इसी दौर में ही फिलिस्तीन के गाजा के इलाके में अचानक से एक नए और बड़े ही हैकर का जन्म हुआ। एक ऐसा हैकर कि जो देखने में तो काफ़ी सिंपल था, उम्र भी काफ़ी कम थी, मगर काबिल इतना ज़्यादा था कि इसको देखकर ही हमास ने यह भांप लिया था कि ये देखने में भले ही सिंपल हो मगर काम वो कर सकता है कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुए। दोस्तों, इस हैकर की मदद से हमास ने बहुत जल्द ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया कि जिसकी मदद से एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता था। मतलब किसी के भी एंड्रॉयड फ़ोन को अब हमास उस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेट कर सकता था। इसी वजह से ये फ़ौरन इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद की निशाने पर आ गया था और मोसाद ने इसको ढूंढना भी शुरू कर दिया था। मगर दोस्तों, शायद बात अगर यहीं पर ख़त्म हो जाती तब भी ठीक था, मगर सन 2015 और 16 में इस हैकर ने एक ऐसा काम किया कि जिस काम को करना नामुमकिन समझा जाता था। इसी चीज़ ने इजराइल को भी गुस्से से पागल कर दिया और ये काम कुछ और नहीं था बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम मतलब कि आयरन डोम को पूरी तरह से हैक करना था। हुआ ये कि पहले तो हमास ने इस लड़के की मदद से आयरन डोम को हैक करवाया और उसके बाद इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया। इजराइल को इन हमलों की वजह से जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया, मगर इजराइल के लिए इन सारे नुकसान से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ परेशान कर देने वाली थी वो ये थी कि पूरी दुनिया में उसके डिफरेंट सिस्टम की इमेज ख़राब हो चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि जिस आयरन डोम की तारीफ़ें इतने ज़्यादा पुल बांधे जाते थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको हैक करना एक नामुमकिन बात है, अब उसी आयरन डोम को फ़िलिस्तीन के एक आम लड़के ने, एक आम हैकर ने हैक कर डाला है। ये लड़का कि जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट्स में उमर बताया जा रहा है, ये दरअसल एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है कि जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से ग्रेजुएशन की है। इस लड़के ने
ने सन 2015 में ही नहीं बल्कि 16 में भी एक बार फिर से आयरन डोम को हैक किया। नतीजा ये हुआ कि अब इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गई और मोसाद ने ये टारगेट सेट किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सबसे पहले इसी को पकड़ना है और इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। उमर ने कुछ सालों तक तो हमास के लिए काम किया और उसके बाद गाजा से टर्की चला गया और टर्की में खुफिया तौर पर इस्तांबुल शहर में रहने लगा। अब जाहिर है मोसाद तो पहले से ही ताक लगाए बैठी थी और उसके पीछे पड़ी थी, इसीलिए कुछ लंबे वक्त के रिसर्च के बाद मोसाद को ये पता चल गया कि ये उमर कहीं और नहीं बल्कि इस्तांबुल शहर में जाकर रह रहा है। इसीलिए फ़ौरन मोसाद के सारे जासूस भी इसके पीछे इस्तांबुल पहुँच गए। लेकिन दूसरी तरफ टर्की की खुफिया एजेंसी भी इस बात से अवेयर हो चुकी थी कि उनके यहाँ जो लड़का आया है ये कोई और नहीं बल्कि एक हैकर है और ये भी जानती थी कि ये वही हैकर है कि जिसने सन 2015 और 16 में आयरन डोम को हैक किया था। जब ये सब कुछ पता था तो जाहिर है टर्की के खुफिया एजेंसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि इसके पीछे हो न हो मोसाद की जासूस भी लगे हुए होंगे। तो इसीलिए अब टर्की के खुफिया एजेंसी ने उमर के ऊपर अब नज़र बनाकर रखना शुरू कर दी। दोस्तों सबसे पहले तो सन 2021 अप्रैल के महीने में इस्तांबुल शहर में उमर से एक आदमी ने कांटेक्ट किया कि जिसने अपना नाम उमर को रात गजल बताया। ये दरअसल उसका गलत नाम था, वरना वो अंदरूनी तौर पर मोसाद का ही एक जासूस था। इसने उमर को बताया कि फ्रांस के एक कंपनी का मैनेजर है और वो चाहता है कि उसके लिए काम करे। उसने बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश की, इवन उमर का 2 बार इंटरव्यू भी लिया। इतना ही नहीं, बाद में मोसाद के एक और जासूस ने भी उसके कांटेक्ट किया और अपना नाम उमर सला भी बताया। इसने $10,000 के करीब उमर को ऑफ़र भी दिया, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि फिर अगले ही साल सन 2022 में जून के महीने में एक और आदमी ने उमर से कांटेक्ट किया जिसका नाम निकोला बताया। ये भी दरअसल मोसाद का ही एक जासूस था कि जब बार बार उमर को अलग अलग तरह के जॉब के ऑफ़र दे रहा था। शुरू में तो इसने उमर को मोटा लालच देकर ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफ़र दिया, मगर बाद में धीरे धीरे अब वो उसको अब्रॉड ले जाने के लिए कन्विंस करने लगा। मतलब उसको राज़ी करने लगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तांबुल से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे शहरों और दूसरे इलाकों में चलना पड़ेगा। उमर नाम का यह हैकर लगभग राज़ी होने ही वाला था कि तभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर टर्की की खुफिया एजेंसी एक्टिव हुई और उसने उमर को खबरदार किया और इस पूरे जाल से बचा लिया। मगर जाहिर है मोसाद भी उमर को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उमर ने वो काम किया था कि जो पहले इजराइल के ख़िलाफ़ किसी ने भी नहीं किया था। अब वो किसी दूसरे मौके की तलाश में लग गए और उसको वो मौका सितंबर सन 2022 में मिल भी गया, जब उमर ने अचानक से फैसला किया कि वो छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया जाएगा। उमर जैसे ही अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया नाम के देश में पहुंचा, अगले कुछ दिनों के बाद ही कोलालमपुर नाम के शहर में उसको किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद उसको लगभग शहर से 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर रखा गया, जहां पर मोसाद के जो जासूस थे या मोसाद के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उमर को बड़ी बुरी तरह से और बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर किया। उमर को जब टॉर्चर किया जाता था तो मोसाद के जो माहिर लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो सीनियर हैं, वो भी वीडियो कॉल के ज़रिए से तल अवीव से ज्वाइन किया करते थे और टॉर्चर करते वक्त ये जानने की कोशिश किया करते थे कि उमर उनको बता दे कि आखिर उसने आयरन डोम को किस टेक्नोलॉजी से और किस तरीके से हैक किया था। मगर लाख जुल्मो सितम के बावजूद भी और लाख कोशिशों के बावजूद भी उमर ने ना तो आयरन डोम को हैक करने का राज खोला और ना ही उस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया कि जिसकी मदद से वो एंड्रॉयड को हैक किया करता था। इजराइल अपने इस बड़े मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही अचानक से एक दिन उस सुनसान जगह पर रेड पड़ गई कि जहां पर उमर को कैदी बनाकर रखा गया था। इस रेड के जरिए से पुलिस ने न सिर्फ उमर को आज़ाद किया बल्कि लगभग 11 के करीब ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया कि जो उमर को कैदी बनाने में या फिर उसको टॉर्चर करने में शामिल थे। शुरू में इजराइल काफ़ी हैरान था कि आखिर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, उस सुनसान जगह पर पता पुलिस को कैसे चल गया। मगर बाद में यह राज खुला कि दरअसल इस पूरे मामले के पीछे टर्की का हाथ था।
टर्की की खुफिया एजेंसी महीनों गुजर जाने के बाद भी अभी भी उमर के पीछे बिल्कुल वैसे ही एक्टिव थी जैसे मोसाद एक्टिव था। इसीलिए जब उसने मलेशिया में छुट्टी मनाने का फैसला किया था तो पहले ही टर्की खुफिया एजेंसी की तरफ से उसके मोबाइल में एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया था। यही वजह थी कि जैसे ही मलेशिया में उमर को किडनैप किया गया, फ़ौरन टर्की में बैठे हुए लोगों ने जो मलेशिया में उनके लोग थे उनके कांटेक्ट किया और फिर उन लोगों ने वहां के पुलिस या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कांटेक्ट करके उस जगह को आसानी से ढूंढ निकाला कि जहां पर उमर को कैद करके रखा गया था। उमर को पूरी हिफाजत के साथ एक बार फिर से टर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचाया गया। मलेशिया में तो मोसाद से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर फिर बाद में टर्की के अंदर भी मोसाद के कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया जो लोग उमर वाले इस मामले में किसी तरह से शामिल थे। टर्की ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर प्राउडली यानी कि फ़ख्र के साथ ये कहा है कि उन्होंने फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े हैकर के मोसाद से हिफाजत की है और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर में भी बिल्कुल इसी तरह से फ़िलिस्तीनियन हैकर्स के मोसाद मतलब कि इजराइल से हिफाजत करते रहेंगे। तो दोस्तों यही थी टर्की और मोसाद की वो कहानी कि जो पिछले 2-3 दिन से लगातार खबरों में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।